अच्छा नाज़रीन, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे कि लूकस मोहालिस के आदमी को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मोहालिस और उसके आदमी की लाशें पड़ी होती हैं। लूकस बहुत ही परेशान होकर उन सब की लाशों को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। आगे बढ़ता है और एक लाश के करीब जाकर पहुंचता है और उससे सीधा करके देखता है तो वो मोहालिस की लाश होती है। लूकस उसकी लाश देखकर परेशान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वहां से रवाना हो जाता है। एक जख्मी आदमी उसे आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है कि ये सब हमारे साथ अरतुरुल ने किया है। उस पर लूकस कहता है कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। वो जख्मी आदमी बताता है कि वो लोग इस तरफ गए हैं। उसके बाद वो सारे लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावदार कबीले में तुर्गत और सोनझार की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। सोनझार अपनी तलवार निकालता है और तुर्गत पे वार करने लगता है। इतने में असलहान खातून भी वहां पर पहुंच जाती है और इस लड़ाई को खत्म करवाती है। असलहान तुर्गत को रोककर सोनझार को बातें सुना रही होती है। इतने में बहादुर भी वहां पर आ जाता है और तुर्गत के साथ लड़ने लगता है। बहादुर तुर्गत से कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे ही मेरे ही कबीले में आकर मेरे बेटे के साथ लड़ने की। उसके बाद वहां पर एक आदमी आगे आता है और बहादुर से कहता है कि लड़ाई आपके बेटे ने शुरू की थी, तुर्गत ने नहीं। उसके बाद असलहान खातून तुर्गत को वहां से जाने का कहती है और कहती है कि अपने कबीले में जाकर आराम करे। उसके बाद तुर्गत वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ होनली बाजार में कोपेक तुर्गत के बुरे अंजाम की बातें कर रहा होता है। इतने में उसका खास आदमी अंदर आता है और कहता है कि आपके लिए एक मकतूब आया है। ये मकतूब सुल्तान की जानिब से आपके लिए आया है। उसके बाद कोपेक उसे वो मकतूब पढ़ने के लिए कहता है। मेरे बनाए हुए सरदार आला के लिए जाल बिछाकर उस पर हमला किया गया है, लेकिन मैं हैरान हूँ तुम्हारी खामोशी पर। मैं तुम्हारी तरफ से किए गए पेशरफ्त के इंतजार में हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुजरिमों को तलाश करो और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाओ। मुझे तुम्हारी तरफ से होने वाले किसी भी खबर का इंतजार रहेगा। ये सुनकर कोपेक पहले तो परेशान हो जाता है और उसके बाद कहता है कि पहले होनली बाजार बहादुर साहब के हवाले करूंगा और उसके बाद सुल्तान को बताऊंगा कि अरतुरुल के कातिल कौन है। अब सही वक्त आ गया कि आरिस के राज से पर्दा उठाकर सुल्तान की नज़रों में एतमाद हासिल किया जाए। और दूसरी तरफ आरिस एक गार में मौजूद होता है। एक सिपाही आकर उसे बादशाह की तरफ से एक मकतूब देता है जिसमें लिखा होता है कि अमीर हजरत के साथ तुम्हारी शराकत दारी बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी तरफ एक माहिर ताजिर भेजूंगा और उसके बाद हम अपनी अजीम फौज के साथ तुर्कों पर हमलावर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अरतुरुल सिमको को तलाश कर रहा होता है। एक जगह पर रुक जाता है और निशानात देखने लगता है। अरतुरुल कहता है कि घोड़े के निशानात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक जाल हो सकता है। उसके बाद अरसिस कहता है कि पाँव के निशानात इस तरफ हैं। उस पर अरतुरुल कहता है कि मतलब वो पैदल जा रहा है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरी तरफ लूकस के दो आदमी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। बहादुर होनली बाजार में कोपेक के पास आता है और कहता है कि उस दिन जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने नहीं होना चाहिए था। कोपेक कहता है कि तुर्गत इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि इस बार खंजर उसके दिल में उतरेगा। लेकिन सोनझार बहुत जज्बाती है, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। बहादुर गुस्से में आकर तुर्गत के लिए बोलने लगता है। उस पर कोपेक कहता है कि तुर्गत एक जंगली है, वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का वक्त है। तुम्हें चाहिए कि सोनझार को समझा दो कि वो खुद पर काबू रखे। उसके बाद बहादुर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले के शिफा खाने में तुर्गत अपने साथ होने वाले वाकये को सबके सामने बता रहा होता है। इसको सुनकर बम्सी शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम आखिर खामोश क्यों बैठे हैं, हम चलते क्यों नहीं उनसे बदला लेने के लिए। उस पर तुर्गत कहता है कि हम पहले से बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, इस वक्त हम इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते। की मारतुक कहता है कि इन सबके पीछे कोपेक का हाथ है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने ख्वाब में देखती है कि अरतुरुल उसके खेमे में आया है। अरतुरुल थोड़ी देर बातें करता है और उसके बाद वहां से रवाना हो जाता है। हलीमा उससे आवाज देकर कहती है कि मत जाएं। दूसरी तरफ सिमको जंगल में बैठा हुआ होता है और खुद से बातें कर रहा होता है। कहता है कि अरतुरुल, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, एक दिन तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अरतुरुल और अरसिस चुपकर उसे देख रहे होते हैं। अरसिस कहता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो, इसे जाने मत देना। उसके बाद वो सिमको को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिमको अपना तलवार निकालता है और कहता है कि बिलाखिर हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई अरतुरुल साहब। अरतुरुल कहता है तुम बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए। सिमको कहता है मुझे सोना चाहिए, तो मुझे सोना दो, मैं तुम्हें जाल बिछाने वाले का नाम बता दूंगा। इतने में अचानक एक तरफ से तीर आकर सिमको के सीने में लग जाती है। अरतुरुल और अरसिस चारों तरफ देखने लग जाते हैं। इतने में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिमको लड़ाई को देखकर इस लड़ाई का फायदा उठाता है, अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से भाग निकलता है। अरतुरुल लूकस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अरतुरुल अपनी तलवार से उसे जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है और अरसिस बाकी सिपाहियों के साथ लड़ने में मसरूफ होता है।
अरसस कहता है कि सिमको भाग गया है, वो हमें सब कुछ बताने वाला था। उस पर अरतरुल कहता है कि परेशान न हो, अब ये हमें ये सब कुछ बताएगा। दूसरी तरफ असलयान खातून बहादुर को मरकजी खेमे में बुलाकर कहती है कि मैं सिर्फ कबीले के अमन की वजह से खामोश हूँ। ये जो आज हुआ अगर दोबारा होगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। उस पर बहादुर कहता है कि अगर तुमने मुझे डराने के लिए बुलाया है तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे रियासत ने यहाँ भेजा है, ये कबीला जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। उसके बाद बहादुर गुस्से में वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में लूकस होश में आ जाता है। अरतरुल से कहता है कि आकर कुछ खाना खा लो, अभी तुमने तो हमें बहुत कुछ बताना है। लूकस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, मैं बस एक डाकू हूँ। उस पर अरतरुल कहता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम उस वक्त तक यहाँ हैं जब तक तुम हमें सब कुछ बता नहीं देते। उस पर लूकस कहता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं सोना लेने के लिए तुम्हारे पीछे आया था, लेकिन अफसोस तुम तो गरीब निकले, मुझे यहीं पर मार दो। उस पर अरसस कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मौत तुम्हारे लिए निजात होगी। उसके बाद अरतरुल उसके पास आ जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हें हमारे पीछे किसने भेजा था। उस पर लूकस कहता है कि मैं एक डाकू हूँ, सोना लेने आया था, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। उस पर अरतरुल उसे मारने लगता है। उसके बाद लूकस वहां पर दोबारा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में जिरगा हो रहा होता है। दार सबसे कहता है कि हनली बाजार हमारे संभालने से ऊपर है, हम इसे नहीं संभाल सकते, इसे किसी मुसलमान ताजर को फरोख्त करेंगे, अमीर हजरत इसमें हमारी मदद करेगा। उस पर काफी लोग उसे रजामंदी का इजहार करते हैं और एक आदमी उठता है और कहता है कि आर्तुक साहब क्या करना चाहते हैं। उस आदमी के सवाल के जवाब में आर्तुक साहब कहता है कि मैं हर हाल में अरतरुल के मकसद को जिंदा रखना चाहता हूँ। अरतरुल के मकसद से हटना खैर नहीं शर लेकर आएगा। काफी लोग आर्तुक के इस बात को सुनकर उससे इत्तफाक करते हैं। उस पर हैमा खातून कहती है कि आप लोगों ने दोनों की बातें सुन ली हैं, अब आप लोगों का फैसला क्या है वो बता दे। अरतरुल लूकस के सर पर पानी डालता है। लूकस होश में आते ही कहता है कि जहन्नम में जा अरतरुल। उस पर अरतरुल कहता है कि मतलब तुम मुझे जानते हो, क्या तुम अभी भी मुझे पहचानने में इनकार करोगे? तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो, तुम्हें हमारे पीछे किसने भेजा है, ये सब बता दो। उस पर लूकस कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे मुंह से खून के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। उस पर अरतरुल मुस्कुरा कर कहता है कि मतलब कि अपने मालिक के वफादार हो। मैं भी देखूं ये वफादारी कब तक है। उसके बाद अरतरुल अपना खंजर उठाकर लूकस को मारता है। लूकस उस खंजर के वार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर जोर से चीखने लगता है। अरतरुल लूकस से कहता है कि बता दो अपने मालिक का नाम, कौन है वो जिसने मेरे लिए जाल बिछाया था। उस पर लूकस चीखते हुए कहता है कि आरिस। आरिस का नाम सुनते ही अरतरुल हैरान रह जाता है। लूकस कहता है कि वो एक एक करके तुम सबको मार देगा, तुम सबके लिए जाले बिछाएगा, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। उस पर अरतरुल कहता है कि मैं कारा जैसार को तुम्हारे मालिक के सर पर गिरा दूंगा, उस जमीन को उन सबके लिए कब्रिस्तान बना दूंगा जो तुर्कों को यहाँ से निकालने के लिए तदाबीरें करते हैं। उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। उसके बाद अरतरुल उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ काई कबीले में जिरगा जारी होता है। हैमा कहती है कि जो लोग आर्तुक साहब के हक में है पहले वो हाथ उठाएं, तो बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। उसके बाद हैमा खातून कहती है कि जो लोग दुनदार साहब के हक में हैं वो हाथ उठाएं, तो बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। इस तरह से दुनदार काई कबीले का सरदार मुंतखब हो जाता है और सब लोगों से मुबारकबाद देने लगते हैं। उसके बाद आर्तुक साहब वहां से गुस्से में रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अरतरुल अरसस से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अरसस कहता है कि अब आपके लिए हर चीज़ वाज़ेह हो गई है अरतरुल साहब, अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा। उस पर अरतरुल कहता है कि मैं यहाँ से जाकर आरिस का सर काट कर शहनशाह को भेजूंगा, अगर ज़रूरी हुआ तो मैं जैसार किले को भी आग लगा दूंगा, मैं ज़मीं को उनके लिए तंग कर दूंगा, जहन्नम बना दूंगा इस दुनिया को उनके लिए। उस पर अरसस कहता है कि जान लेके मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ अरतरुल साहब, अब मैं यहाँ से जाकर कारा जैसार में जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दूंगा और आपके लिए अहम मालूमात इकट्ठी करूंगा। उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अपने अपने रास्तों पर रवाना हो जाते हैं।